हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हमारा डिस्कशन होगा फलन क्या होते हैं, फलन में चर और जो परिवर्ती चर होता है, जो नियत चर होता है, उन सब के बारे में बात की जाएगी। साथ में हम पढ़ेंगे फलन की सीमा कैसे निर्धारित की जाती है और अवकलन जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है फिजिक्स के लिए, अवकलन क्या होता है, अवकलन के सूत्र क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो आओ सबसे पहले देखते हैं कि फलन क्या होता है। तो बेसिकली फलन क्या होता है, इसकी परिभाषा वैसे मैथ में डिटेल में बताई जाएगी आपको, लेकिन अगर आप मैथ नहीं भी पढ़ते हैं तो भी फलन की परिभाषा को जानिए क्या है इस बात का मतलब। इसका मतलब ये होता है कि x का कोई मान दिया गया है। मान लो हमारे पास एक संबंध दे रखा y इज इक्वल टू में 2x प्लस 3, ठीक है। या फिर मान लो दे रखा y इज इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस 1, या फिर हम इसको ऐसे बोल लेते हैं y इज इक्वल टू में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये ऐसा दिया गया है। मतलब यहां पर बोल सकते हैं ये दे रखा है एक रैखिक बहुपद है, यहां पर दे रखा है जो वो कैसा है, द्विघात बहुपद दिया गया है। इसमें x का मान जो होता है वो हम पुट कर सकते हैं, तो इसको बोला जाता है स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर बोला जाता है इसे, ठीक है। और ये जो होता है ये मिलता है हमें, जैसे x का मान 1 डाला जाए इसके अंदर, तो x का मान 1 डालोगे तो 1 का पहले 2 के साथ गुणा होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में 2 है, और फिर उसमें 3 जुड़ेगा तब y का मान मिलेगा। तो इसको परिभाषित कैसे किया जाता है मैथ की लैंग्वेज में, आओ देखते हैं। सबसे पहले परिभाषित किया जाता है किसी चर x के, किसी चर x के एक मान के लिए, एक मान के लिए परिवर्ती चर, परिवर्ती चर y का एक ही मान प्राप्त हो तो y को x का फलन कहते हैं, फलन कहते हैं। नहीं समझ में आया, समझाते हैं। देखो इन्होंने कहा है कि यदि x के एक मान के लिए परिवर्ती चर जो y होता है उसका एक ही मान प्राप्त होता है तो हम कहते हैं y जो है वो x का फलन है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर बात की जाए तो बोल सकते हैं y इज इक्वल टू में 2x प्लस 3, ऐसा दिया गया है। तो इसमें क्या है, अगर हम x का मान x इज इक्वल टू 2 पुट कर दें तो उस केस में क्या होगा, y का मान कितना आएगा, 2 पुट करोगे 2 दूनी 4 3 7, y का मान 7 आएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि y के एक से ज्यादा मान आ रहे हैं, नहीं, x का एक मान, x की सिंगल वैल्यू पर y की सिंगल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू एक मान आता है, और सिंगल वैल्यू आती मतलब एक मान आता है, इसका मतलब ये क्या है, एक फलन दिया गया है। तो हम ये बोल सकते हैं ये क्या है, एक फलन है, फलन है। बेसिकली ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो कि इधर x बना है हमारे पास, इधर x के बारे में बात की जा रही है और इधर y के बारे में बात की जा रही है, ऐसा कुछ। अब x के हम कुछ मान लिख रहे हैं, x के मान लो a b c d ऐसा लिखा गया है, और यहां पर y के मान की बात करें, y में मान लो लिखा 1 2 3 4 लिखा गया है। तो इस वाली लाइन का मतलब ये है चर x के एक मान के लिए परिवर्ती चर y का केवल एक ही मान होना चाहिए। मतलब क्या है, यहां से ये जो एक है a है, इसका संबंध इससे हो सकता है, ठीक है, इसका संबंध इससे हो सकता है, इसका संबंध इससे हो सकता है, मान लो इसका संबंध इससे हो गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी ऐसा नहीं है, इसका संबंध इससे भी हो सकता है। मतलब तो यहां पर क्या हो जाएगा, a का संबंध, मतलब हमने जब x का मान 1 रखा तो उस केस में y हमें 2 अलग अलग मिले, तो ऐसा नहीं होगा, सिंपल ये कहना चाहते हैं। तो जब भी कभी बात की जाए कि फलन क्या होता है तो बताएंगे फलन एक ऐसा संबंध होता है जिसमें एक x के लिए परिवर्ती चर y का केवल एक ही मान संभव होता है, जिसमें एक स्वतंत्र चर होता है, एक परतंत्र चर होता है। तो अगर यहां पर बात की जाए x क्या है तो ये स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर है, और ये जो y है चर तो है लेकिन परतंत्र है ये, मतलब इसका मान निर्भर करेगा x के ऊपर, परतंत्र चर है।
क्योंकि हम जो भी x का मान डालेंगे उसी के सापेक्ष y का मान मिलके आएगा, तो ये फलन हो गया। फलन में कुछ बातें और याद रखनी है आपको, जैसे बात किया जाए इसमें होता है एक प्रांत होता है, प्रांत, और प्रांत जिसको डोमेन बोला जाता है, डोमेन बोला जाता है, और एक होती है रेंज, रेंज, रेंज जिसको हम कहते हैं परास। इन सब का काम लगेगा, ऐसा नहीं कि बिना वजह हम लोग पढ़ रहे हैं इसे, इसका काम लगेगा। तो अभी के लिए जान लेते हैं कि परास और प्रांत क्या, परास और प्रांत क्या होते हैं। तो यहां पर फलन में जैसे मान लो कोई फलन दिया गया y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फलन दिया गया, फलन को एफ ऑफ एक्स से लिखा जाता है, मतलब सिंपली ऐसे लिखा जाता है एफ ऑफ एक्स। जैसे कोई फलन मान लो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसा दिया गया है इस तरह से। तो यहां पर अगर बात करें तो एफ एक्स में जो x है ये बता रहा है कि जो f है वो x का फलन है, x का फलन है, x का फलन है, इस तरह से लिखा जाता है फलन को। तो मान लो कोई फलन लिया y बराबर एफ एक्स, तो इसमें जो x होता है, x कहां से कहां तक रखा जा सकता है, x के मान क्या होंगे, सिंपल बोलें तो बोल सकते हैं x के मान जो हो सकते हैं, x के संभावित मान, ऐसे लिखो x के संभावित मान, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं प्रांत। और अगर परास की बात करें तो परास का मतलब होता है y के संभावित मान, y के प्राप्त मान, ऐसे लिखो y के प्राप्त मान, ये होता है परास। नहीं समझ में आया, बिल्कुल कोई बात नहीं, इधर आओ समझाते हैं। सिंपल सा मतलब क्या है इस बात का, जैसे मान लो त्रिकोणमिति में पढ़ा था, त्रिकोणमिति में पढ़ा था कि अगर मान लो हमारे पास एक फलन दे रखा है, यहां से बनाएं, इधर बना देते हैं ऐसा कोई फलन, ये देखो फलन इस तरह से दिया गया, ऐसे है। उम्मीद करते हैं फलन पता चल गया होगा है किसका, यहां पर 0 पर है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये फलन है y बराबर, या फिर ऐसे लिखो फलन लिख रहे हो तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स का ग्राफ है ये त्रिकोणमिति में पढ़ा है, अब याद भी होगा आपको, ठीक। तो ये ऐसा हो गया। इधर ये अनंत से अनंत तक चलता है इसमें, लेकिन जो y के मान आते हैं वो फिक्स आते हैं, ये वाले y के मान जो निकल के आते हैं वो फिक्स निकल के आते हैं। मतलब हम x कुछ भी डाल सकते हैं। अगर प्रांत की बात करें तो प्रांत का मतलब क्या है, x के संभावित मान कि x का मान क्या क्या हो सकता है, तो x का मान कोई भी, यहां पर प्राकृतिक संख्या हो सकती, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। r का मतलब क्या है, रियल नंबर, r का मतलब रियल नंबर, कोई प्राकृतिक वास्तविक संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्या। लेकिन यहां पर अगर परिसर की बात करें, परिसर का मतलब क्या है, y कहां से कहां के बीच में है, तो तुम जानते हो अगर साइन की टेबल याद होगी तो साइन का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है, और साइन का न्यूनतम मान कितना होता है, -1। तो -1 से 1 के बीच में आएगा। अब इसको ब्रैकेट में कैसे लिखा जाता है वो आओ समझते हैं। तो यहां पर सिंपली ये बोला जा सकता है कि जो f(x) होगा वो छोटा होगा, बराबर होगा 1 के, बड़ा होगा बराबर होगा किससे, -1 से। ये तो लिखने का तरीका हुआ, लेकिन ब्रैकेट में कैसे लिखा जाता है वो आओ देखते हैं। कुछ ब्रैकेट के बारे में बात कर ली जाए। दो तरह की चीजें हैं यहां ब्रैकेट में, एक तो ये ब्रैकेट आपको मिलेगा जिसमें 1,5 लिखा है, एक ब्रैकेट ऐसा मिलेगा आपको 1,5 मिलेगा, और एक ब्रैकेट मान लो लिखा हो 1,5। इन दोनों का क्या मतलब है, तो जब भी कभी ये बड़ा ब्रैकेट लगा हो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि इसमें 1 है, 2 है, इसमें 3 है, 4 है और ये 5 है। मान लो 1 से 5 सब है, पूर्णांक लिख रहे हैं, तो ये इतना है। लेकिन इस वाले में बात करेंगे तो ना 1 लिखा जाएगा ना 5 लिखा जाएगा, इसमें 2, 3, 4 लिखा जाएगा, 1 और 5 को छोड़ दिया जाता है। तो जब ये ब्रैकेट लगाया जाता है बड़ा वाला, इसका मतलब जो दो किनारे अंक लिखे हैं वो भी शामिल होते हैं, दो अलग अलग पद वो शामिल होते हैं, इसमें वो पद शामिल नहीं होते। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये 1 और -1 ले सकता है, तो यहां पर हम बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये परिसर हो गया, ये प्रांत हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको बेहतर तरीके से धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। तो याद रखेंगे जब भी कभी बात की जाए फलन क्या होता है तो बताएंगे कोई ऐसा संबंध जिसमें एक x के लिए परिवर्ती y का केवल एक मान संभव हो, तो उसको हम कहते हैं कि जो y होगा वो x का फलन होगा। उदाहरण एक ऐसा लिखा। डोमेन और रेंज आपको याद रखनी कि प्रांत और परिसर क्या होते हैं। x मतलब कौन कौन से x मान हम उसमें डाल सकते हैं, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, वो होंगे। यहां पर अगर एक एग्जांपल से और समझा देते हैं कि मान लो फलन दे रखा है f(x) = में
log x ऐसा दिया गया है। बेस कुछ भी लगा हो, मान लो ई लगा है, क्या फर्क पड़ता है। अगर यहां कोई पूछता है कि इसका प्रांत बताओ, तो प्रांत का मतलब वो सारे x के मान जहां पर ये फलन परिभाषित होगा। तो अब log किन के लिए परिभाषित नहीं होता, ऋणात्मक के लिए परिभाषित नहीं होता, और जीरो के लिए भी हम यहां पर बात नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो x होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो प्रांत निकालना आसान है, बस ये देखो फलन जो है उसकी वैलिडिटी, उसकी वैधता कहां है। जहां जहां उसकी वैधता है वो सारे के सारे x के मान वो फलन ले सकता है, वही उसका प्रांत होगा। ठीक, और जो उसके सापेक्ष हमें मिलेगा वो हमारे पास परिसर होगा। सिंपल सी बात है। आओ इसके आगे समझते हैं फलन की सीमा कैसे निर्धारित की जाती है। तो फलन की सीमा निर्धारित करते हैं। सबसे पहले मान लो यहां पर लिखा गया, फलन की सीमा की बात की कब जाती है। सबसे पहली बात तो ऐसे बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करना, फलन का मान ज्ञात करना जहां फलन परिभाषित ही ना हो, फलन परिभाषित ना हो। मतलब एक ऐसी जगह पर कोई फलन ले लिया, चले गए जहां पर वो फलन परिभाषित ही नहीं हो और मान निकाल रहे हैं। तो कैसे तरीका क्या है निकालने का, आओ समझो। जैसे मान लो हमारे पास एक फलन लिखा है f(x) बराबर x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, अगर कहते हैं कि f(x) का x बराबर 2 पर मान ज्ञात कीजिए, तो अगर x बराबर 2 इसमें डायरेक्ट रख दिया तो बटे में क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। और बटे में अगर 0 बन गया तो उस केस में क्या होगा, ये फलन परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि 1/0 तो परिभाषित ही नहीं होगा। तो फलन परिभाषित नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, इसकी हम सीमा निकालेंगे। कैसे, तो मान लो कि इस फलन में हमें x बराबर 2 पर मान निकालना है, तो इसमें हम सीमा लगाते हैं LHL। इसका क्या मतलब है, बाएं पक्ष की सीमा। बाएं पक्ष की सीमा से मतलब क्या है, उस बिंदु पर बढ़ेंगे हम। जैसे मान लो ये कोई फलन है और यहां पर गड़बड़ है इस फलन में, ये कोई फलन बना है, मान लो जैसे अभी साइन का ग्राफ देखा इस तरह से बना था ना। मान लो ये कोई फलन बना और यहां पर गड़बड़ है, वहां फलन परिभाषित नहीं है। तो इस पर अगर हमें मान निकालना है ना, तो एक तो बाईं तरफ से बढ़ेंगे और एक दाईं तरफ से बढ़ेंगे। तो बाईं तरफ से उसके करीब तक जाएंगे, मान निकाल लेंगे, दाईं तरफ से उससे करीब तक जाएंगे, मान निकाल लेंगे, और अंदाजा लगा देंगे कि हाँ उसी के बीच में मान होगा। जैसे मान लो यहां पर हम बात करते हैं बाएं पक्ष की सीमा, तो इसमें सीमा देखो इस तरह से लगाई जाती है, लिमिट। अब x की सीमा कहां लगनी है, x जा रहा है किधर की तरफ, 2 माइनस की तरफ। 2 माइनस की तरफ का मतलब क्या है, सिंपल 2 से कम की सीमा हम लगा रहे हैं, और यहां पर f(x) लिखा जाएगा। तो ये होता है LHL, इस तरह से लिखा जाता है। लिमिट x जो है वो 2 माइनस की तरफ बढ़ रहा, मतलब 2 की तरफ जा तो रहा लेकिन वो 2 से कम है। इसको लिखा कैसे जाता है, तो इसको लिखा जाता है लिमिट। यहां पर अगर आप बात करें तो h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 लिखा जाता है। यहां पर आप लिख सकते हैं f(x) माइनस, यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा, एक मिनट, सिंपल सा इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस h, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम 2 माइनस h की बात करते हैं तो सिंपल पहले ये वाली वैल्यू ला करके रखो। कैसे लाएंगे, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले यहां वैल्यू पुट कर लेते हैं, फिर लगाते हैं इस पर लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 माइनस, यहां पर क्या लिखा है, x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 लिखा गया है। ठीक है, अब चलो बताओ, अगर हम ये मान यहां पर रखेंगे भी तो डायरेक्ट तो रख नहीं सकते, तो लिमिट, अभी h बताया, ये h क्या काम करता है, तो h टेंडिंग टू 0, और h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 का मतलब यहां पर हो जाएगा, यहां पर 2 माइनस h का होल स्क्वायर और माइनस 4, और डिवाइडेड बाय में हो जाएगा यहां पर 2 माइनस h, और ये बन जाएगा माइनस का 2। समझाते हैं, देखो ध्यान से समझना। यहां पर ये जो फलन लिखा गया, इस फलन को हम परिभाषित करना चाहते हैं, हमने इस तरह से इसे खोल दिया, h के टर्म में ले जाना चाहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि h के टर्म में जा कैसे रहा, तो वैसे आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, 2 माइनस की बात करते हैं।
तो 2 माइनस की बात करें तो 2 माइनस मतलब 2 से थोड़ा सा कम वैल्यू डालें। तो हम अगर मान लो यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, सपोज x की वैल्यू 1.9 रख दें, तो x की वैल्यू अगर 1.9 रखेंगे तो मिल जाएगा 1.9 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई में यहां बन जाएगा 1.9 माइनस 2, ये बन जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली ये कितना निकल के आएगा 1.9 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई में इसको लिखा जा सकता है 1.9 माइनस 2, तो इसमें से ये कितना बचेगा 0.1 बचेगा विद नेगेटिव साइन। एक बार चेक कर लो, हाँ ठीक है 0.1। अब इसको सही करें तो ऊपर क्या होगा, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 3.9 और इनटू में दोनों को माइनस करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बन जाएगा 0.1 और वो भी माइनस साइन का बनेगा क्योंकि छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे। तो ये वैल्यू कितनी बन गई 0.1 विद नेगेटिव साइन, तो यहां से आया 3.9। ठीक, मतलब क्या है, हम बाईं तरफ से 2 की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन 2 पर जा नहीं रहे हैं क्योंकि 2 पर फलन परिभाषित नहीं। इसी तरह से अगर बात की जाए x बराबर, यहां पर हम 1.99 की बात करें तो 1.99 की बात करेंगे तो यहां 1.99 बन जाएगा, इसका स्क्वायर होगा माइनस 2 होगा स्क्वायर में और डिवाइडेड बाई में क्या बनेगा तो 1.99 और ये माइनस का क्या बन जाएगा 2 बनेगा। ठीक है, बढ़िया। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जैसे यहां पर 1 तो 3.99 आ जाएगा। इसी तरह से अगर बात की जाए x इज इक्वल टू में 1.999 की, तो यहां से जो वैल्यू आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, तो 1.99 और 9 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.999 माइनस 2 बनेगा। तो इसको निकालेंगे आप तो 3.999 निकल के आएगा। ठीक, ये तो हो गया बाईं तरफ से। हम यहां पर जो मैथ लगती है वो नहीं लगाई, मैंने सिंपल वे में आपको समझाया कि एलएचएल का मतलब क्या है। आरएचएल का मतलब क्या होता है, देखो आरएचएल, एलएचएल का मतलब बाएं पक्ष की सीमा, आरएचएल का मतलब दाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा। और दाएं पक्ष की सीमा की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, समझो इधर, दाएं पक्ष की सीमा मतलब हम 2 से आगे चले गए, अब 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो 2 का मतलब तो 2 हो गया, उसमें हम 2.1 अगर हम रख देते हैं, 2.1 अगर रख दें तो ये बन जाएगा 2.1 का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय में 2.1 माइनस 2 कितना निकल के आएगा, तो ये स्क्वायर में है तो 2.2 4.1 बनेगा। ठीक है, इनटू में यहां पर बन जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे आप तो 0.1 बनेगा और डिवाइडेड बाय में यहां क्या बनेगा, तो यहां बन जाएगा 0.1 और कैंसिल होकर के 4.1 आएगा। इसी तरह से अगर बात की जाए आपसे कि चलो इसको बताओ, ये क्या था, x की वैल्यू हमने रखी थी 2.1, अब कहते हैं x की वैल्यू रख दो 2.01 और पास में जाओ तो यहां से वैल्यू कितनी बनेगी, तो 2.01 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2.01 माइनस 2 बनेगा, कितना आ जाएगा, तो 2 4 4.01 बनेगा। अगर हम x की बात करें 2.001 रख दीजिए तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 4.001 आएगी। एक बात बताओ देख करके कि हम बाईं तरफ से बढ़ रहे हैं 2 की तरफ या दाईं तरफ से बढ़ रहे हैं 2 की तरफ, ये मान बढ़ किधर की तरफ रहा है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये मान किसकी तरफ बढ़ रहा है, 4 की तरफ। देखो ये 4 लिखा, ये मान भी 4 की तरफ लगातार बढ़ रहा, तो हम बोल सकते हैं कि x बराबर 2 पर फलन का मान 2 कह रहे हैं 4 होगा। तो ये समझ में आया होगा कि सीमा का मतलब क्या होता है। किसी फलन के ऊपर सीमा लगाई जाती तो कब लगाई जाती, तो जब कोई फलन उस बिंदु पर परिभाषित नहीं होता तो उसके लिए जनरली हम सीमा लगा करके अगल बगल वाले बिंदुओं पर मान निकालते हैं और बता देते हैं लगभग इस पर भी उतना ही मान होगा। ठीक, समझ में आया। अब आओ बात करते हैं किसी फलन का अवकलन क्या होता है। तो यहां पर हम बात करते हैं, और देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आपको समझानी है। तो मान लो हमारे पास यहां पर ये y अक्ष बना हुआ है, ये x अक्ष बना हुआ है और एक कोई फलन हमने बना लिया अपने मन से, मान लो ऐसा फलन है कोई, और इस फलन की बात ये है कि हमने एक लाइन खींच रखी है ऐसे, ये कोई लाइन खींच रखी है हमने, इस पर 2 पॉइंट हैं, ये पॉइंट क्या दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा मान लो a, ये x, y है। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है वो b है,
ये क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, मतलब x में थोड़ा सा चेंज और y में थोड़ा सा चेंज हुआ, हम वहां पर पहुंच गए। अगर हम बात करें स्लोप बताओ इस लाइन का, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, लाइन ए बी का स्लोप बताओ। तो लाइन ए बी का स्लोप निकालना तो सीखा ही है, बता दो डायरेक्ट, 2 पॉइंट दिए गए हो तो स्लोप कैसे निकाला जाता है। तो स्लोप यहां से निकल के आएगा, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y प्लस डेल्टा वाई, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय में x2 माइनस x1, ये बन गया। तो इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, तो यहां से सिंपली क्या निकल के आया, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकल के आया। सिंपल है, बहुत बढ़िया। अगर एक बात बताओ, अगर हम इन दोनों पॉइंट को पास लाना शुरू कर दें, अगर f, चलो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं। तो सिंपली अगर हम बात करें यहां पर कि यहां पर जो फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, तो हम y प्लस डेल्टा y की अगर बात करेंगे तो यहां पर f ऑफ x बनेगा और प्लस डेल्टा x बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो x वाले पॉइंट की बात किया तो x हुआ, डेल्टा x वाले पॉइंट डेल्टा x प्लस डेल्टा y वाले पॉइंट की बात किया, ऐसा हुआ। ये पहली इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। एक काम करो ना, दूसरी वाले में से पहले को माइनस करवा दो, तो डेल्टा y, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बनेगा, क्या बनेगा बोलो। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो y y कट जाएगा, यहां पर बन जाएगा x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x बनेगा, ठीक है। अब एक काम करो, डेल्टा x से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x बनेगा, इज इक्वल टू में एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाई में बन जाएगा डेल्टा x, ठीक है। यहां से स्लोप निकाला हमने, डेल्टा y बाई डेल्टा x आया। यहां से क्या किया हमने, फंक्शन में x कॉमा y पुट किया, तो ये इक्वेशन बनी। फंक्शन में हमने x की वैल्यू x प्लस डेल्टा x पुट की और y की वैल्यू y प्लस डेल्टा y पुट की, ये बनी इक्वेशन। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आई, डेल्टा x से डिवाइड किया तो ऐसा बना। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझने में क्या दिक्कत, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे लिमिट। लिमिट लगाने का क्या मतलब है, यहां पर जो लिखा है इसको थोड़ी देर के लिए अभी होल्ड पर रखो, बाकी बात करते हैं। आओ, अगर हम इसमें लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, डेल्टा x जो है वो जीरो की तरफ बढ़ रहा है, तो यहां पर हो जाएगा डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू में, यहां पर लिखेंगे आप f ऑफ x, यहां पर भी लिख दो लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। तो सिंपली हम इसे क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x, और डिवाइडेड बाई में क्या लिखा जाएगा, तो डिवाइडेड बाई में यहां होगा डेल्टा x। दोनों तरफ क्या किया, लिमिट लगा दिया, जिसमें x जीरो की तरफ बढ़ रहा है। इस x जीरो की तरफ बढ़ने का मतलब क्या है, आओ समझाते हैं। x जीरो के बढ़ने का मतलब यह है कि इनके देखो डेल्टा x आखिर है क्या, तो यही गैप तो है डेल्टा x, बोलेंगे हाँ यही है गैप डेल्टा x। इस जीरो होने का मतलब a और b पॉइंट एक साथ कोइंसाइड कर जाएं, तो ये जो लाइन दो अलग अलग पॉइंट पर कट कर रही है, इस येलो वाले कर्व को, येलो वाले वक्र को दो जगह पर कट कर रही है ना, a और b पर, अगर वो पॉइंट धीरे धीरे पास आने लगेंगे तो क्या कटान दो जगह होगा, बोलो नहीं होगा, दो जगह नहीं होगा, कटान कहां होगा, फिर एक जगह होगा। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि बी पॉइंट थोड़ा इधर खिसका, यहां पर अलग कलर ले लो, बी पॉइंट मान लो यहां कहीं पर खिसक के आया तो ये लाइन बनेगी, ठीक है। बी पॉइंट थोड़ा इधर खिसक के आया यहां कहीं पर, तो यहां पर लाइन बन जाएगी। बी पॉइंट थोड़ा और पास में आया तो यहां से लाइन बनेगी, और बी पॉइंट अगर इसी के ऊपर आ गया तो यहां पर एक लाइन बनेगी, और वो बिल्कुल भी कट नहीं करेगी उस वक्र को। तो अगर ये बिल्कुल भी कट नहीं करेगी इस वक्र को, तो सिंपल सा मतलब ये हुआ कि ये कर्व कुछ ऐसा है, ये वक्र ऐसा है। दोनों पॉइंट जब एक ही जगह पर आ जाएंगे तो लाइन इसको छू करके निकल जाएगी, छू करके निकल जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये वक्र है हमारे पास, ये वक्र है, इसको छू करके निकली है, तो छू करके जो निकलती है उसको क्या कहते हो, स्पर्श रेखा कहते हो। और जानते हो स्पर्श रेखा अगर निकल के आई है तो हमने कहा कि जब a और b बहुत पास पास में होंगे, दैट मींस डेल्टा x की वैल्यू अगर जीरो की तरफ बढ़ेगी, तो उस केस में सिंपली क्या होगा, ये जो हमने प्रवणता लिखी है रेखा AB की प्रवणता, वो हो जाएगी वक्र की प्रवणता के बराबर, मतलब उस वक्र के स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर। यहां पर ये हमारे पास वक्र दे रखा है,
जब ये दोनों पास पास में आ जाएंगे, जब डेल्टा x जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो कुछ ऐसा सीन बनने वाला है। देखो इसी कलर से बना दो, ऐसा, ये ऐसा बन जाएगा। एक मिनट, ये ऐसा बन जाएगा। और अगर ऐसा बना तो एक ही बिंदु पर टच करेगा, एक बिंदु पर टच करेगा। और एक बिंदु पर टच करने का सिंपल सा मतलब यह है कि अब ये क्या हो गई, इसकी स्पर्श रेखा हो गई, स्पर्श रेखा हो गई, ये स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, स्पर्श रेखा बन गई। इसका मतलब ये जो हमने प्रवणता निकाली है वो रेखा की प्रवणता ना हो करके स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी यदि डेल्टा x का मान 0 की तरफ बढ़ जाए, मतलब a और b पॉइंट जो है एक दूसरे के पास आ जाए। तो यहां पर अगर बात किया जाए गणितीय रूप से यहां पर जो लिखा है ना, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, तो इसको लिख दिया जाता है dy बाई dx, या इसको पढ़ा जाता है ddx ऑफ y, एक्चुअली जो पढ़ा जाता है, लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं। dy बाई dx लिखा है, dy बाई dx लिखा है। ये किससे हो, प्रथम सिद्धांत से होता है। इसमें मतलब यह है कि फलन y की चर x के सापेक्ष परिवर्तन की तात्क्षणिक दर का मतलब क्या है कि जैसे मान लो, तात्क्षणिक दर का सिंपल सा मतलब यह है हर एक सेकंड पर, या कह सकते हो हर एक इंस्टेंट पर, हर एक क्षण पर बात कर लें, अलग अलग क्षण पर क्या क्या मान होंगे x के सापेक्ष जो बदल रहे होंगे। जैसे देखो पढ़ा होगा आपने कि वेग इज इक्वल टू लिखा जाता है विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो क्या कहते हैं, समय के सापेक्ष विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो यहां पर समय के सापेक्ष विस्थापन लिखा जाता है कि दर लिखी जाती, वैसे यहां क्या है, x के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है y में, तात्क्षणिक परिवर्तन जो होता है, इसी को बोला जाता है x के सापेक्ष y का अवकलन। और जो यहां पर ये लिखा है इसको पढ़ा जाता है dx ऑफ y, एक्चुअली इसे पढ़ा जाता है dx ऑफ y पढ़ते हैं इसे। तो सिंपल अवकलन का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर फलन हमें दे रखा है, उसका किसी चर के सापेक्ष परिवर्तन दिया गया हो, तो हम ये बोल सकते हैं किसी फलन का किसी चर के सापेक्ष किसी फलन का चर के सापेक्ष तात्क्षणिक परिवर्तन की तात्क्षणिक दर उस फलन का उस चर के सापेक्ष अवकलन कहलाता। पहली बार इसे आप पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आएंगी। इसका मतलब यह है कि अगर मान लो कोई फलन है वो किसी चर के साथ बदलने लगे, मतलब किसी ऐसे मान के साथ बदले जो खुद बदल रहा हो, जैसे यहां पर x है, x खुद बदलता रहता है और x के सापेक्ष हमने परिवर्तन निकाल लिया, तो यहां पर जो लिखा dy बाई dx, इसको बोला जाता है कि चर x के सापेक्ष y में परिवर्तन की तात्क्षणिक दर है। इसीलिए हम कहते हैं किसी फलन का जो अवकलन होता है, उस फलन का किसी चर के सापेक्ष परिवर्तन की जो तात्क्षणिक दर होती है उसके बराबर लिखा जाता है। तो ये हो गई अवकलन की परिभाषा, सिंपल है, समझ में आई होगी। यहां से हमने कहा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जब x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 होता है तो dy बाई dx के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि ज्यामितीय रूप से जो dy बाई dx होता है वो कुछ और नहीं होता है। यहां पर बोल सकते हैं ये y dy बाई dx ही तो लिखा है और ये क्या है, प्रवणता ही तो है। तो हम बोल सकते हैं डेल्टा x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 पर ये क्या हो जाएगी, स्पर्शी की प्रवणता होगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता है,
सिंपल सा मतलब ये है। मतलब और कहने का, जैसे मान लो हमारे सामने एक फलन दे रखा, उदाहरण की बात करते हैं, y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, ऐसा फलन दिया गया है। अगर ये कोई फलन हमारे पास दे रखा है और इसकी हमें प्रवणता निकालनी है, मान लो हमें प्रवणता निकाली है x कामा, मतलब मान लो प्रवणता निकालनी है x बराबर 2 के ऊपर, x बराबर 2 पर प्रवणता बतानी है, x बराबर 2 पर प्रवणता बतानी है। तो x बराबर 2 पर प्रवणता बताने के लिए क्या करना होगा, हमें इसका अवकलन करना होगा x के सापेक्ष, क्योंकि x का फलन है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जो कुछ भी आएगा उसमें x बराबर 2 रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, यहां पर प्रवणता मिल जाएगी, प्रवणता मिल जाएगी। सिंपल सा ये मतलब है। तो कोई पूछता है कि अवकलन का मतलब क्या होता है, तो बताना। अवकलन का ज्यामितीय अर्थ होता है किसी वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर अवकलन गुणांक या अवकलन के बराबर होती है। ठीक है, निकाला कैसे जाता है, यहां पर क्या आएगा वो अभी जैसे जैसे लेक्चर आगे की तरफ बढ़ेगा आप धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या था मैंने समझा दिया। इधर मैंने एक तरीका लगा के बताया कि ये क्या होता है, यहां पर हमने बताया कि अगर प्रवणता निकाली जाए तो प्रवणता डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर होती है। इसका मतलब है अवकलन का ज्यामितीय अर्थ ये होता है किसी बिंदु के ऊपर फलन का अवकलन, मतलब उस बिंदु पर रेखा की प्रवणता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो सिंपल है, यहां पर लिख लिया गया, ये सारी बातें कवर हो गई। यहां पर हम लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, यहां पर हम कुछ बातें लिख देते हैं। अवकलन का ज्यामितीय अर्थ क्या है? अवकलन का ज्यामितीय अर्थ किसी बिंदु पर फलन का अवकलन उस बिंदु पर वक्र के उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर होता है। क्या है देखो, किसी बिंदु पर फलन का अवकलन वक्र के उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर होता है, ये होता है इसका ज्यामितीय अर्थ। तो समझ गए ना, इसमें इतनी सारी चीजें आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये समझाया इसलिए है कि अवकलन क्या होता है, अवकलन क्या क्या कर सकता है। लेकिन अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें आपको बहुत कम लगेंगी, क्योंकि जब आपको इस पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो उसमें काफी समय तक ये बातें आपको समझाई जाएंगी, उसमें हर एक स्टेप को अलग अलग तरीके से बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। लेकिन इसका जो ज्यामितीय अर्थ है वो यहां पर हमने लिख दिया, कैसे निकाला जाता है अवकलन ये भी लिख दिया, लेकिन यहां इस तरह से निकालने की जरूरत नहीं, हम फार्मूले बताएंगे आपको, वहां से डायरेक्ट निकालना है। तो आओ कुछ फार्मूलों के बारे में बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अवकल गुणांक, जैसे मान लीजिए कि हमने पढ़ा डी डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यहां पर कुछ लिखा है के, मतलब अवकलन कर रहे हैं हम किसी, जैसे मान लो लिखा 2 लिखा है, हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो अगर x है नहीं उस फलन में और उस फलन का हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, मतलब x के सापेक्ष बदलने की दर निकाल रहे हैं, तो वो फलन क्या x के साथ बदल रहा होगा। जैसे मान लो हमारे पास एक फलन लिखा है y बराबर 2 थीटा प्लस 3, ऐसा लिखा गया है। हमने कहा इसका अवकलन करो dy बटा dx, और यहां थीटा जो है वो x का फलन नहीं है, तो जब तुम x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो कहोगे कि y x के सापेक्ष किस दर से बदल रहा, यही तो होता है अवकलन। तो जब इसमें इधर x है ही नहीं तो ये बदलेगा कहां, बदलेगा नहीं तो नियत आएगा, इसका मतलब उसका अवकलन क्या होगा, वो शून्य होगा। बी पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, डी डी एक्स अगर यहां पर लिखा गया हो, x की घात n लिखा गया हो, तो ये n को आगे ले आना, जो भी पावर है उसमें 1 कम कर देना, ये होता है इसका अवकलन। ठीक, सी पॉइंट की बात करें, डी डी एक्स की बात कर लेते हैं। यहां पर मान लो कहा गया साइन एक्स लिखा गया है, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। ठीक है, डी जैसे यहां पर ये लिखा गया, ये सूत्र जो लिखा गया है, यहां ये वाला सूत्र जो लिखा गया, इसी सूत्र से सारे फार्मूले निकल के आते हैं, मैथ में आप लोग इसे पढ़ेंगे, बायो वाले हैं कोई दिक्कत नहीं, तो हम डायरेक्ट यहां फार्मूलों से बात करेंगे। डी डी एक्स मान लीजिए लिखा गया है कॉस एक्स, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है माइनस साइन एक्स।
तो साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन एक्स आएगा। ई की बात करते हैं, डी एक्स ऑफ साइन कॉस, टैन का लिख लेते हैं टैन एक्स, तो इसका हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स हो गया। इसी तरह से एफ नंबर साइन हो गया, टैन हो गया, कॉट लिख लेते हैं कॉट एक्स, तो इसका होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स। एफ जी की बात करें तो डी एक्स ऑफ, यहां पर कॉट हो गया, सेक एक्स की बात करें तो इसका होता है सेक एक्स इंटू में टैन एक्स। अगर इसी तरह से बात करें जी एफ जी एच की बात करें, डी एक्स ऑफ कौन सा रह गया, कॉसेक रह गया, तो कॉसेक एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इंटू में कॉट एक्स, ये आ जाएगा। सिंपल है, जैसे है वैसे याद रखने हैं आपको। तो ये कुछ सूत्र हैं जिनको याद रखना है। एच आई की बात कर लेते हैं, जैसे पढ़ा था हम लोगों ने ई की घात एक्स वाली सीरीज, तो ई की घात एक्स लिखा हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ई की घात एक्स ही रहता है, इसके ऊपर अवकलन करेंगे तो ये हो गए बेसिक। और कुछ बातें होती हैं और बात कर लेते हैं। आई जे, या इसी कलर से लिख लो, बदलना क्या, जे की बात कर लेते हैं। जैसे डी एक्स लिखा गया है, यहाँ पर ए की घात एक्स लिखा गया है, तो इसका मतलब होता है ए की घात एक्स, और ये क्या निकल के आएगा, यहां पर आ जाएगा लॉग ए बेस ई। ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं। y इज इक्वल टू ए टू द पावर x, ln y इज इक्वल टू ए, ये बन जाएगा x ln a 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में x ln a। ठीक है, x आगे आ गया। ठीक है, सिंपल। तो इसमें अगर हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा ln a। ठीक है, तो इधर चला जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो ये याद रखेंगे कि a की घात x मतलब 2 की घात x हो, 3 की घात x हो, 5 की घात x हो, वैसे हो तो इस तरह के फार्मूले काम करेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट है जो यहां पर हम हाईलाइट करके लिख रहे हैं, इन्हीं फार्मूलों से निकल के आएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। किसी ने कहा y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर का अवकलन करो, एक्स स्क्वायर का, तो यहां पर लिखेंगे आप डी वाई बटा डी एक्स, इसको ऐसे लिखा जाता है डी एक्स लिखेंगे किसका, y का, इधर लिखेंगे डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर का। अब सुनिए, ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, देखो बन गया, कोई दिक्कत नहीं। इधर आओ, एक्स स्क्वायर लिखा, इस वाले सूत्र को लगाओ, तो ये सूत्र क्या कहता है, जो पावर है वो आगे आएगी, तो 2 को आगे ले आओ। यहां पर 2 लिखा था तो उसमें से 1 कम कर लो, तो ये कितना निकल के आया, तो यहां से आएगा 2 एक्स की घात 1 मतलब ये, तो ये वाला आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से y इज इक्वल टू लिखा गया है माइनस मतलब 1 बाई एक्स लिखा गया है, 1 बाई एक्स लिखा है, ऐसा है, तो इसको क्या लिखेंगे, तो डी वाई बटा डी एक्स इसमें डायरेक्ट लिख लो। इधर जब लगेगा डी एक्स तो 1 अपान एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर -1 नहीं लिख सकते, ऊपर लेके चले जाओ, इसमें भी ये सूत्र लगाओ, तो ये जो -1 है आगे आएगा, एक्स की पावर -1 लिखा और इसमें एक और कम हो जाएगा फार्मूले के हिसाब से, तो ये बन जाएगा -1 एक्स की घात देखो -2 बनेगा। तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते 1 अपान एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास सूत्र। तो बेसिकली हमें ये याद रखने हैं कि एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 1 बाई एक्स का होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। कुछ नियम कानून होते हैं, उनको भी आओ देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। पहला नियम क्या है, पहला नियम यह है कि मान लीजिए अवकलन करना शुरू किया आपने, अवकलन करना शुरू किया, कोई नियतांक है उसके बाद में x की घात n है, तो ये पहला नियम कहता है कि नियतांक को चुपचाप बाहर निकाल लो, जिसमें x होगा उसका अवकलन कर दो, तो x की पावर n हो गया। तो यहाँ के तो बाहर निकल आया, x की पावर n का फार्मूला अभी अभी पढ़ा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है, ये हो गया। तो पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है अगर कोई फलन दिया गया है उसमें कोई नियतांक 2 4 6 8 10 ये नंबर है, 1/2 1/3 ऐसे कोई नंबर है, तो उन नंबर को निकाल लेते हैं, बाकी का जो बचा उसका अवकलन कर देंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के साथ नियम लिखेंगे, एग्जाम्पल देख लो इसका। जैसे मान लो लिखा गया है y इज इक्वल टू में 2x स्क्वायर, तो जब अवकलन करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स आएगा, यहां पर हम लगाएंगे डी एक्स ऑफ किसका, 2x का स्क्वायर, तो यहां पर 2 बाहर आ जाएगा, अवकलन किसका होगा, तो अवकलन होगा x स्क्वायर का। अब यहां पर 2 x स्क्वायर मतलब x की घात n, तो जो भी घात होती वो तो आगे आती है और उसमें से 1 कम हो जाता है, तो ये देखो 2 दूनी 4x बना कि नहीं बना, यहां पर 4x आ गया। इसी तरह से b पॉइंट की बात करें, यहां पर मान लो लिखा गया है dx,
यहां पर दो फलन दिए गए हैं, एफ एक्स प्लस माइनस हो सकता है, जी एक्स लिखा गया ऐसा, मतलब दो फलन अलग अलग लिखे गए हैं योग में। तो ये क्या करता है, ये करता है क्या है, अलग अलग अवकलन करवा देता है, एफ एक्स का अवकलन अलग करवा देगा और प्लस है माइनस है जो भी लगा होगा लगा रहेगा, ये dx gx का भी अवकलन करवा देगा। नहीं समझ में आया तो इधर देखो उदाहरण से समझाते हैं। उदाहरण में क्या मतलब है, जैसे मान लो लिखा गया हो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस एक्स क्यूब, ऐसा लिखा गया है, ऐसा लिखा गया है, या मान लो माइनस लिखा गया है, चलो माइनस एक्स क्यूब ऐसा लिखा गया है। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो dy बटा dx लिख देंगे, लेकिन जब यहां पर d dx लगाया जाएगा तो यहां होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो ये सब में बट जाता है, मतलब d dx किसका बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का, प्लस यहां पर d dx किसका बन जाएगा, एक्स का, और फिर यहां पर d dx किसका बन जाएगा, एक्स क्यूब का। अब सबके निकाल लो, लिख लो। एक्स स्क्वायर का तो अभी भी निकाला, क्या होता है 2x होता है, तो यहां चिपका दो चुपचाप, या निकालना चाहो तो निकाल लो, प्लस यहां पर लिखा गया x की घात 1, तो 1 आगे आएगा और उस 1 में 1 की कमी आएगी, माइनस यहां पर 3 आगे आएगा और उसमें 3 में 1 की कमी आएगी, तो कितना हुआ देखो, ये 2x बन जाएगा, बढ़िया है। यहां x की घात 0 बनेगा, x की घात 0 का मतलब 1, 1 इंटू 1 1 बन जाएगा, और यहां पर क्या बनेगा -3, और ये देखो x का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो गया इसका अवकलन। तो उम्मीद करते दोनों नियम समझ में आए होंगे। जब कोई नियतांक हो साथ में x लिखा गया हो तो नियतांक को बाहर निकाल के x का अवकलन किया जाता है, x में जो भी कुछ लिखा हो सब मिला के पूरा। दूसरा नियम कहता है कि अगर जोड़ या घटाओ में कुछ अलग अलग पद लिखे, सब में x है, तो अलग अलग पद का अवकलन होगा, अगर वो जोड़ में या घटाओ में लिखे हैं तो। इसका मतलब अब गुणे में भी नियम होगा, हाँ बिल्कुल है। सी नंबर, जैसे मान लो यहां पर लिखा गया है dx, दो फलन हमारे पास लिखे, एक फलन लिखा मान लो fx, दूसरा फलन लिखा gx। तो यहां पर किया क्या जाता है, दरअसल जिसको मन हो उसको रोक लो। जैसे मान लो हमने कहा fx का अवकलन हम नहीं करना चाहते तो हमने रोक लिया, दूसरा वाला अवकलित हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा, गुणा है तो प्लस लगा देना। अब बताओ किसको रोका था, fx को रोका था, तो fx का इस बार अवकलन होगा, रोक नहीं पाएंगे, fx का अवकलन होगा। gx रुका होगा, इस बार gx का अवकलन नहीं होगा। तो इस बात का क्या मतलब है, आओ समझाते हैं। जैसे आपसे कोई कहता है कि y इज इक्वल टू में x साइन x लिखा गया, चलो इसका अवकलन करो, तो हम कहेंगे इसमें देखो x अलग लिखा, साइन x अलग लिखा, तो दो अलग अलग फलन गुणा हो रहे हैं, तो हम कहेंगे यहां लिखो dy बटा dx बराबर, तो कहेंगे कि हम x को रोकना चाहते तो हम कहेंगे रोक लो, तो अवकलन किसका होगा, साइन x का हो जाएगा, प्लस अगर मान लो हम साइन x का अवकलन कर चुके तो साइन x को रोक लो, अब की बार अवकलन किसका होगा, x का अवकलन होगा, ठीक। तो बताओ क्या आएगा, ये तो x आ गया, साइन x का क्या होता है, cos x होता है, प्लस यहां पर साइन x आ जाएगा, और x का क्या होता है, तो देखो अभी अभी x का किया, x का यही तो है अवकलन, x का होता है 1, तो x का हो गया 1, ठीक। तो यहां से निकल के आया है x cos x प्लस 1। किसी ने कहा नहीं हम इसको ऐसे करना चाहते हैं, हम चाहते हैं साइन x को रोक लें, तो हमने कहा साइन x रोक लो, अवकलन किसका हो जाएगा, तो अवकलन हो जाएगा x का, इसको रोकोगे तो इसका, इसको रोक लिया तो इसका अवकलन, प्लस x को रोक लो, साइन x का अवकलन करवा दो, ये आ गया। तो साइन x तो सही लग रहा है, ये जो x है x का अवकलन क्या होगा, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस x है, साइन x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब एक बात देख के बताओ, दोनों आंसर सेम तो है, ये वाला आंसर भी सेम, ये वाला आंसर भी सेम, तो इसमें किसी को भी पहला मान लो, किसी को भी दूसरा मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये है जिसका अवकलन पहली बार हो जाएगा दूसरी बार वो रुकेगा, फिर जिसका अवकलन नहीं हुआ उसका अवकलन होगा, ठीक है। ये तो हो गया तीसरा नियम। चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम सबसे बेकार नियम है आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं। ये क्या कहता है, डी डी एक्स, जैसे मान लो यहां लिखा गया है एफ एक्स और डिवाइडेड बाई में जी एक्स लिखा है, भाग में नियम कैसे काम करता है वो बताना है। तो भाग में हमारी मर्जी नहीं चलती, जो हर में लिखा होता वो ऊपर जाएगा पहले बिना अवकलन के, अंश में जो लिखा होगा उसका अवकलन होगा, तो एफ एक्स का अवकलन होगा, फिर माइनस लगेगा, भाग में माइनस और गुणा में प्लस, फिर अब की बार क्या होगा, एफ एक्स जो अंश में है उसको रोकेंगे, हर का अवकलन होगा। ये होता है इसका नियम कानून। और डिवाइडेड बाय में हर का होल स्क्वायर लिखा जाता है, हर का होल स्क्वायर लिखा जाता है।
नहीं समझ में आ रहा होगा तो उदाहरण से समझा देते हैं फटाफट। y बराबर मान लो लिखा गया है x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा लिखा गया है। कहा जाता है इसका अवकलन करो, तो कहोगे अवकलन करना है, ठीक है करेंगे अवकलन। तो अवकलन करेंगे तो यहां बाईं तरफ तो dy बाई dx हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दाहिनी तरफ जाएंगे तो बटे में लिखा है, अंश बटे हर में। तो क्या कहा पहले, हर को ऊपर ले जाओ। हर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ऊपर ले जाओ और अवकलन किसका कर दो, अंश का अवकलन। अंश क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका अवकलन हो जाएगा, फिर माइनस लगा लो। उसके बाद में क्या होगा, जो भी अंश है उसको रोक लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंश है तो अंश को देखो रोक लिया गया, हर का अवकलन होगा। जगह छोटी पड़ रही है, कोई बात नहीं, डी डी एक्स यहां पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक। और बटे में क्या होगा, बटे में होगा हर का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलो आगे बात करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकल के आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पर तो अवकलन है नहीं, तो लिखा रहने दो उसे जैसे है वैसे। अब समझाओ इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन करना है तो दो पद लिखे ना, दो पद लिखे तो ये नियम लगेगा, पहले का अवकलन प्लस दूसरे का अवकलन। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन याद रखो, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x होता है, बढ़िया है। और 1 है, 1 के साथ x है नहीं है, तो 1 का क्या हो जाएगा 0, तो इसका 0 हो गया। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 जैसा है वैसा लिखा रहने दो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया, माइनस 1 का 0 हो जाएगा या 1 का 0 हो जाएगा। बटे में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको आप इकट्ठा कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो भाग में इस तरह से काम करेंगे, गुणा में इस तरह से काम करेंगे, जोड़ और घटाव में इस तरह से काम करेंगे, और गुणा में अगर कोई नियतांक गुणा हो रहा होगा तो काम हमारा इस तरह से होगा, ठीक। ये तो हो गई देखो परिभाषा मैंने बात की। यहां पर परिभाषा के बाद कौन कौन से फार्मूले आपके सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है उनकी बात की। यहां पर एक और सूत्र होता है, जे के बाद के डाल के लिख देते हैं हम यहां, डी डी एक्स ऑफ, ये पढ़ा होगा आपने log x बेस e, log में बात की गई थी बहुत विधवत, इसे प्राकृतिक log कहते हैं। इसका जो अवकलन होता है वो 1/x लिखा जाता है, ये भी याद रखना आपको, ठीक। तो ये फार्मूले आपको एज इट इज कॉपी पर नोट कर लेने, इधर जो खासकर लिखे गए हैं उनको आपको याद रखना। एक ये वाला है, इसको भी याद रखना, बाकी साइन कॉस के तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, फिजिक्स में बहुत काम लिया जाएगा इनसे, और इसका भी याद रखना है आपको, ये भी काम करेगा। तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको विधवत समझ में आई होंगी। आओ कुछ अभ्यास करते हैं, छोटे छोटे सवाल, मजा आएगा। सबसे पहले सवाल दे रखा है कि एक्स क्यूब का अवकलन करो, तो हम कहेंगे एक्स क्यूब का अवकलन करना है, ठीक है। यहां पर हम एक्स क्यूब लिख देंगे। आप कहेंगे एक्स की पावर n वाला नियम लगाओ, तो 3 है, 3 आगे आ जाएगा। एक्स की पावर यहां पर 3 माइनस 1 होगा, तो ये बन जाएगा 3, यहां पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर, बात हो गई खत्म। कितना मजा आया, ऐसे ही है। इसमें बात करें तो इसमें अवकलन करना है एक्स की घात 8 का, तो अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 8 को आगे उतार लेंगे, फिर एक्स की घात 8 में से 1 कम कर देंगे, तो ये आएगा 8 एक्स की घात 7, बात हो गई खत्म। इसी तरह से अगर बात करें x की पावर 11 की, तो यहां x की पावर 11 का जब करने लगेंगे आप अवकलन x की पावर 11, तो ये बन जाएगा 11 आगे आएगा, x की पावर 11 माइनस 1 होगा, तो ये बन जाएगा 10, अरे 10 कह रहे हैं 11, और इनटू में x की पावर बन जाएगा 10, ये हो गया आंसर हमारा। समझ में आ रहा होगा। तो ये देखो x की पावर n के ऊपर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाएंगे। यहां पर आओ, जैसे 9x की घात 4 है, तो dx 9x की घात 4 की अगर बात करें तो सबसे पहली बात 9 को तो हम बाहर निकाल लेंगे पहले नियम के हिसाब से। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है जो भी नियतांक होता है वो बाहर निकल आता है, अवकलन नहीं होता उसका। तो ये 9 बाहर निकल आएगा, अवकलन किसका होगा, x की घात 4 का। तो कहेंगे बढ़िया है, 9 है, अब इसमें इसका अवकलन करेंगे तो 4 आगे आएगा, x की घात 4 माइनस 1 हो जाएगी। तो देखो 9 चौक 36 हो जाएगा, x की घात 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, बढ़िया है। हम चाहते हैं इसको आप एज अ होमवर्क करें, खुद से करें, आंसर दिख रहा होगा क्या आएगा, सही है, 3 गुणा होगा डायरेक्ट, 11 3 33, 33 एक्स स्क्वायर आंसर हो गया, बात हो गई खत्म। निकाल लेना इसका, ये भी आपको होमवर्क हम दे देते हैं, ये आओ कर लेते हैं। यहां पर क्या इसका अवकलन करना है, तो अवकलन हम करेंगे तो डी एक्स लगाएंगे किस पर, एक्स की घात 4 प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11, इसका अवकलन करना है हमें। तो जब अवकलन करने लगेंगे तो देखो आएगा क्या, सबसे पहली बात
यहां पर x की घात 4 है, x की घात n वाला फार्मूला लगेगा तो 4 आगे आएगा, x की घात 4 में से 1 कम होगा, प्लस 3 यहां लिखा है ना, x की घात 3 का अवकलन करेंगे 3 आगे आएगा, 3 में से 1 कम होगा, ये कहां कम होगा, सॉरी ये 3 हो गया, ठीक, प्लस 9 है यहां पर 2 आगे आएगा x स्क्वायर में और यहां पर 2 माइनस 1 बच जाएगा, और प्लस 7 यहां पर क्या होगा, x की घात क्या है 1 दे रखी है ना, तो x की घात 1 है तो 1 आगे आएगा, x की घात 1 माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस का 11 तो 0 हो जाएगा क्योंकि उसके पास x है ही नहीं, जिसके पास x नहीं उसका हो गया 0। तो ये कितना आया बोल दो एक बार, तो ये बन जाएगा 4x की घात 3 और ये बन जाएगा 3 तिया 9x स्क्वायर, प्लस ये बन जाएगा 9 दूनी 18 इंटू एक्स प्लस 7, ये तो 1 ही हो गया ना, और माइनस 0, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर ओवरऑल बात करें, सिर्फ आपको काम लेना है फिजिक्स में इनको, तो जो यहां पर टेबल लिखी गई है ये टेबल आपके लिए काम की है, ठीक, यहीं से जो फार्मूले आएंगे उन्हीं का हम प्रयोग करेंगे, ठीक। बाकी यहां पर कैसे क्वेश्चन लगाए जाएंगे, उनके नियम कानून लिखे, ये नियम आपको आने चाहिए। आओ आगे बात करते हैं, ये दोनों आपके होमवर्क है, खुद से करना। यहां पर कुछ अवकलन गुणांक ज्ञात करने हैं, देखो ये गुणा में लिखे हैं, तो गुणा में लिखे तो गुणन नियम लगेगा, तो यहां पर है d dx x क्यूब e टू द पावर x, कितना आएगा, तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि x क्यूब को बाहर निकाल लें, तो निकाल लिया, अवकलन किसका हो जाएगा, जो बचा किसका, e की घात x का, गुणा है तो प्लस लगता है। अगर बात किया जाए यहां पर कौन रुकेगा आपकी बार, तो e की घात x रुकेगा क्योंकि उसका अवकलन पहले हो चुका, तो जिसका अवकलन हो चुका होता है वो रुकता है, जिसका अवकलन नहीं होता है वो अवकलन में चला जाता है। आओ, तो x क्यूब तो ठीक है, e की घात x का क्या होता है, तो e की घात x का e की घात x होता है, यहां पर देखो लिखा है, कहां चला गया, e की घात x का e की घात x ही होता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, तो e की घात x का e की घात x ही हो जाएगा, प्लस e की घात x यहां लिखा है x क्यूब का, तो 3 आगे आएगा, x की पावर 3 माइनस 1 बनेगा, तो हमारे पास आंसर आएगा x क्यूब e की घात x प्लस e की घात x यहां पर बन जाएगा 3x स्क्वायर। अगर हम इसको सही करके लिखें तो यहां पर आ जाएगा e की घात x इंटू में x स्क्वायर, तो यहां पर बच जाएगा x प्लस 3, हो गई बात खत्म, ये आंसर हो गया। हम चाहते हैं इसको आप होमवर्क के तौर पर करें, गुणन नियम इनमें लगेगा। दूसरा यहां पर श्रृंखला नियम है, वैसे इस नियम की खास जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आता है तो पता होना चाहिए। जैसे ये नियम लगाया कर जाता है, जैसे मान लो y इज इक्वल टू लिखा गया है साइन x का, हम जानते हैं और किसी ने यहां पर 2x लिख दिया गलती से, 1 हो गया, 2-3 से समझा देंगे। अभी एक सवाल लिखा गया, मान लो y इज इक्वल टू में e टू द पावर x का अवकलन तो हम जानते हैं, किसी ने इसे लिख दिया x स्क्वायर प्लस 1 घात में। c में बात करें, जैसे मान लो y बराबर लिखा गया है log x का, तो आप जानते हैं log x का जानते हैं, यहां पर लिख दिया गया 2x प्लस 1 और कहा गया इनके अवकलन बताओ। तो अवकलन कैसे किया जाता है, इसमें जो चीज आपको अवकलन नहीं करने दे रही वही बताएगी कि श्रृंखला नियम लगता कैसे। सबसे पहला काम यहां पर सोचेंगे, कहेंगे सर अगर यहां 2x नहीं होता तो इसका आंसर हो जाता साइन से cos x हो जाता, लेकिन अब यहां 2x लगा है तो इसका मतलब वो जरूर बिल्कुल नहीं होगा जैसा हम सोचते हैं। तो जब भी कभी ऐसा आए जो हमको अवकलन ना करने दे, इसको दिमाग में x मान लो, x मान लो, तो दिमाग में जैसे ही x मानेंगे आप इसे, तो y बराबर अवकलन करो, तो dy बटा dx बराबर, यहां पर साइन है, साइन x मतलब जो डिब्बे में लिखा वो कुछ नहीं x है, तो साइन x का क्या होगा, cos x होगा, लिख दिया cos x में x जो भी है वही होगा, तो मतलब 2x था तो 2x ही होगा, बढ़िया। अब क्या है, जो x जिसको हमने माना वो x तो था नहीं, तो उसका अवकलन दोबारा कर दो। अवकलन दोबारा करने का मतलब 2x था ना, x तो था नहीं, तो 2x का अवकलन दोबारा कर देंगे, तो यहां आ जाएगा cos 2x इंटू में अगर बात करें तो 2 बाहर निकल के आएगा, x का तो अब तक पता हो गया होगा 1, x स्क्वायर का अवकलन आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 2x होता है, d dx ऑफ x का कितना होता है, तो ये 1 होता है, ये आपके टिप्स पर होने चाहिए फटाफट। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आएगा 2 cos 2x। इसी के ऊपर हम आप एक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू में tan
3x, इसका आंसर क्या निकल के आएगा? इधर आओ बात करते हैं आगे, ये आपके होमवर्क के तौर पर है। इसका क्या होगा? इस वाले में आप बात करें तो ये जो डिब्बा बना है ऊपर, ये डिब्बा हमें अवकलन करने नहीं दे रहा, क्योंकि साइन मतलब e की घात अगर x होता तब अवकलन हो जाता, लेकिन वहां x स्क्वायर प्लस 1 है, नहीं अवकलन करने दे रहा। तो ठीक है, डिब्बा हो गया x, तो अवकलन आएगा इसका dy बटा dx इज इक्वल टू में e की घात डिब्बा, ठीक है, और डिब्बा जिसको हमने x माना था तो वो x तो था नहीं, तो उसका अवकलन दोबारा कर दो, क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पर x स्क्वायर प्लस 1 होगा और उसका अवकलन दोबारा हो गया, तो आया x स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा x स्क्वायर का 2x, देखो अभी भी लिखा है, और 1 1 मतलब नियतांक है तो ये 0 हो गया। तो आंसर आ जाएगा 2x e की घात x स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया आंसर। इसमें हम एक और पूछ लेते हैं आपसे एज अ होमवर्क, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सपोज y बराबर यहां लिखा गया e टू द पावर साइन x, तो इसका आंसर क्या आएगा? इधर आओ देखो, इस वाले की बात करें तो यहां पर जो ये डिब्बा लिखा गया है ये हमें अवकलन करने नहीं दे रहा है, इसलिए अगर अवकलन नहीं करने दे रहा है तो हम उसको x मान लेंगे, सिंपल है। तो ये बन जाएगा dy बटा dx बराबर log x का होता है 1 अपान x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, यही तो x है जिसको माना। अब ये x नहीं था, तो x अगर x नहीं था तो हमें इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो यहां देखो 2x, तो 2 बाहर आ गया, x का हो गया 1 और 1 का हो गया 0, डिवाइडेड बाई में क्या लिखा है 2x प्लस 1, तो आंसर हमारे पास निकल के आया 2 अपान 2x प्लस 1, लाइफ हो गई झिंगा लाला। तो समझ में आया? इससे जितने भी नियम कानून थे मैंने बता दिया आपको कि देखो यहां पर सिंपल वाले में कैसे किया जाएगा, जोड़ घटाव होगा तो कैसे किया जाएगा, गुणा होगा तो दो हमने क्वेश्चन, एक होमवर्क दे दिया, एक मैंने करवा दिया आपको। यहां पर हमने बता दिया कि श्रृंखला नियम कैसे लगता है, मतलब कोई ऐसी चीज आ जाए जिसका हमें अवकलन ना पता हो तो हम क्या करते हैं, चेन नियम लगाएंगे, श्रृंखला नियम लगाएंगे, उसको x मान लेंगे, फिर अपना दिमाग लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, यहां पर कुछ लिखे गए अवकलन, फटाफट आओ इनको देख लेते हैं। जैसे यहां लिखा sin 2x, तो sin 2x तो अभी किया ही गया है शायद, हाँ देखो sin 2x किया गया है, तो इसका आंसर होगा 2 cos 2x, अभी किया है, तो ये dy बाई dx आ जाएगा, या कह सकते हो dx ऑफ किसका मान है, ये sin 2x का मान है ये। ठीक, यहां पर अगर बात करें, इसको आओ करके देखते हैं, हम इस पर लगाएं dx का अवकलन क्या होगा, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका अवकलन तो करना बहुत आसान है, कैसे, ये x स्क्वायर टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिखा है, x की पावर n, तो यहाँ जो डिब्बे में लिखा है वो कुछ नहीं x है, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x की घात n है, तो क्या होता है पावर आगे आती, 2 को आगे ले आओ, यहां पर हो जाएगा 2x प्लस 1, ये हमारे पास x है, पावर आगे आई, x लिखा था उसकी पावर में 1 कम कर दो, और जो x नहीं था उसका अवकलन कर दो, तो 2x प्लस 1 x तो था नहीं तो उसका अवकलन कर दो, तो कितना आया 2, यहां पर बन जाएगा 2x प्लस 1 और 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 2x मतलब 2 इंटू 1 हो जाएगा और ये 0 बनेगा, तो सिंपली यहां से आ जाएगा 4x, 1 मिनट, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, यहां पर बन जाएगा 2x प्लस 1, ये आंसर आ गया। इसको आप खुद करेंगे, खुद कैसे करेंगे, तो कहेंगे लिखा sin x और इसकी घात क्या लिखा गया, 2 लिखा गया, ये y बराबर लिखा, अवकलन अगर करेंगे तो ddx बराबर क्या आएगा, 2 को आगे भेज लेंगे, sin x हो जाएगा, और यहाँ 2 में से 1 कम हो जाएगा, जिस डिब्बे को हमने x माना था वो x नहीं, तो उस डिब्बे का अवकलन दोबारा होगा, तो कितना आएगा 2 आएगा, sin x आएगा, sin x का अवकलन क्या होता है cos x, ये आंसर हो गया। ठीक, इसका अवकलन आप खुद करके हमें बताएंगे, खूब सारे क्वेश्चन लिए हैं, करना तो आ ही जाएगा आप। ठीक, आंशिक अवकलन क्या होता है और इसका उपयोग कहां किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आंशिक अवकलन कब किया जाता है, कैसे कैसे हम कर सकते हैं इसका अवकलन, तो उसके लिए हमने यहां पर एक एग्जांपल लिया है, दिया गया कि फाई बराबर ऐसा दिया जहां ए बी है, ए बी नियतांक है और एक्स वाई जेड के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो इसका अवकलन इस तरह से, आंशिक अवकलन जो लिखा जाता है डेल फाई बाई डेल एक्स, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है फाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन, इस तरह सापेक्ष अवकलन किया जाता है, के सापेक्ष आंशिक अवकलन, ऐसे लिखो आंशिक अवकलन। ठीक, आंशिक अवकलन हुआ, तो जब कभी एक चर के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा आंशिक अवकलन में, जैसे मान लो x के सापेक्ष अवकलन किया तो y और z नियत होंगे, y के सापेक्ष किया कि x और z नियत होंगे, z के सापेक्ष किया तो x और y नियत होंगे।
तो इस बात का क्या मतलब, जैसे मान लो इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करना चाहते हैं, तो बेसिकली ये लिखा क्या, पहले ठीक से लिखो इसे दुरुस्त करके, तो ये लिखा है a x स्क्वायर प्लस a y स्क्वायर प्लस b z स्क्वायर। अब ठीक लग रहा, बढ़िया लग रहा। तो अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का अवकलन होगा, तो x का अवकलन होगा तो यहां बन जाएगा x स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा। बाकी ये नियतांक है और a और b तो पहले से नियतांक दे रखे हैं, a और b तो पहले से नियतांक दे रखे हैं, तो ये भी नियत होगा पहले वाले पद में, तो इसका आंसर 0, इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो यहां से क्या आएगा, 2ax आ गया, बढ़िया। इसी तरह से आपसे कहा जाता है डेल फाई बाई डेल वाई निकालो, तो क्या कहेंगे, x वाला पद 0, z वाला पद 0 और ये बन जाएगा a, और यहां पर क्या होगा y स्क्वायर का मतलब 2y, सिंपल सा मतलब 2y, y का मतलब 2y कैसे, तो y स्क्वायर लिखा है तो 2 आगे आएगा, 2 - 1 करेंगे तो देखो 2y ही बनेगा, ठीक, ये आ गया। इसी तरह से अगर कहा जाता है डेल फाई बाई डेल जेड करिए आप, तो ये क्या आएगा, तो ये नियत तो सिर्फ वो बचेगा, तो 0 हो गया x का, y का 0 हो गया, यहां पर b आएगा, जेड स्क्वायर का क्या बन जाएगा, 2z बन जाएगा। तो ये हो गया y के सापेक्ष, ये z के सापेक्ष, ये x के सापेक्ष, इस तरह से अवकलन किए जाते हैं। उम्मीद है कि बातें सबको समझ में आई होंगी। इसका उपयोग कहां किया जाएगा, तो ये उपयोग किए जाते हैं जब आपको गुरुत्वाकर्षण पढ़ाया जाएगा, वहां पर अवकलन करना पड़ेगा आपको विभव के लिए। और जब आपको कक्षा 12 में जब जाएंगे आप, तो 12th में आपको पढ़ाया जाएगा, जब वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव पढ़ाया जाएगा, वहां पर आपको इन सब चीजों के बारे में बताया जाएगा डिटेल में। तो आंशिक अवकलन का मतलब अभी ये समझिए कि अगर एक से ज्यादा राशियां हैं जिन पर वो फलन निर्भर करता है, तो हम एक समय में एक फलन के सापेक्ष अवकलन करते तो बाकी सब नियत रहता है, 0 0 लिखते चले जाते हैं, जैसे यहां पर किया गया। ठीक, आगे वो बात करते हैं। यहां पर अवकलन के अनुप्रयोग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है उच्चिष्ट और निम्निष्ठ की। कोई फलन अपना अधिकतम मान कब प्राप्त करेगा, अपना न्यूनतम मान कब प्राप्त करेगा, कैसा होगा, उसके बारे में आओ बात करते हैं। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ में जैसे एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं, या हम स्टेप लिख देते हैं, पहले पद लिख देते हैं, हिंदी में लिख लो। पद 1, फलन का अवकलन कीजिए, फलन का अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए, ठीक है, फलन का अवकलन कीजिए। पद नंबर 2, दूसरे पद पर क्या करना है आपको, दूसरे पद पर क्या करना है, अवकल गुणांक, अवकलन के बाद जो मिलेगा वो क्या होगा, अवकल गुणांक को उच्चिष्ठ या निम्निष्ठ के लिए, या निम्निष्ठ के लिए, निम्निष्ठ के लिए शून्य कीजिए, शून्य कीजिए तथा चर के मान ज्ञात कीजिए, चर के मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि लिख क्या रहे हैं, लिख लेने दो एक बार। फिर पद नंबर 3 आपके नोट्स में काम आएगा, रहेगा तो आप याद कर पाएंगे इसे, ठीक है। मान ज्ञात कीजिए, यदि मान x1, x2 हैं, ठीक है। मान लो 2 मान निकाले, x1 और x2 आए। पद 3 क्या होगा, द्वितीय अवकलज ज्ञात कीजिए, द्वितीय अवकलज ज्ञात कीजिए, द्वितीय अवकलज ज्ञात कीजिए। द्वितीय अवकलज अगर ज्ञात करेंगे, द्वितीय अवकलज ज्ञात कीजिए, पद 3 हो गया। पद नंबर 4, पद 4 क्या कहता है, यदि x1 पर द्वितीय अवकलज धनात्मक है, ठीक है, या ऋणात्मक है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, यदि तो धनात्मक या ऋणात्मक है। यदि द्वितीय अवकलज का मान धनात्मक आया x1 पर, तो x1 पर फलन निम्निष्ठ होगा, निम्निष्ठ होगा, निम्निष्ठ होगा। और अगर ऋणात्मक आया तो x1 पर फलन क्या होगा, उच्चिष्ठ होगा, अधिकतम वैल्यू लेगा उस बिंदु के ऊपर।
ये जो थ्योरी लिखी है वो समझ में आई नहीं है, इसीलिए हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि क्या होगा ये अलग अलग पदों में। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया y इज इक्वल टू में साइन एक्स, सबसे आसान तरीके से शुरुआत करते हैं, ठीक। y बराबर साइन एक्स है, इसका अधिकतम मान निकालना है, का अधिकतम मान 0 से पाई के मध्य ज्ञात कीजिए। मतलब 0 से लगा करके 180 के बीच में साइन का अधिकतम मान कितना होगा वो बताना है, ठीक। याद आ गया होगा टेबल से, कितना होता है, 1 होता है, निकाल के देख लेते हैं आओ। तो पहला पद क्या कहता है, अवकलन कर दो, तो पद 1 है, हमने अवकलन कर दिया, तो y बराबर, तो ये dy बटा क्या बनेगा, ये साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। कुछ भी नहीं करना, जैसा जैसा बोलते जाएं वैसा वैसा करते जाना है, हल की बात कर रहे हैं। अवकलन कर दिया, अवकलन करने के बाद दूसरा पद क्या है, जो भी अवकल गुणांक आया, मतलब dy बाई डी एक्स, तो यहां पर लिखेंगे उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, मतलब अधिकतम या न्यूनतम के लिए क्या करना होगा, dy बटा dx को 0 पुट कर दो। इसका मतलब क्या है, dy बाई dx कितना है, cos x को 0 पुट कर दो। तो cos x 0 से 180 के बीच में 0 कहां होता है, तो यहां से आप बताएंगे कि x का मान अगर 90 डिग्री हो या पाई बटा 2 होता है, ये क्या आएगा, cos 90 ही तो आएगा। cos 90 का मतलब पाई बाई 2 होता है। यहां पर बताया, टेक्नोमेट्री में पढ़ा था, याद होगा, टेक्नोमेट्री का लेक्चर आपने देखा होगा, तो x का मान पाई बटा 2 आया, ठीक है, बढ़िया है। अब हमें यह बताना है कि इस वाले बिंदु के ऊपर x बराबर पाई बटा 2 पर फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है। तो ये मान तो हमने निकाल लिया, एक से ज्यादा मान भी हो सकते हैं, यहाँ एक ही आया तो कोई बात नहीं, इसका द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है। तो ये हो गया समीकरण मान लो 1, तो यहां पर लिख देते हैं समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, करो पुनः अवकलन। तो जब पुनः अवकलन किया जाएगा तो होगा डी डी एक्स ऑफ, यहां पर dy बाई डी एक्स, दोबारा अवकलन होगा ना, इसके ऊपर दोबारा अवकलन लगाएंगे, यहां पर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। चलो बताओ, जब इसका दोबारा अवकलन होता है तो इसको ऐसे लिखा जाता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, दोबारा अवकलन हो गया, ठीक। ये लिखने का तरीका होता है। cos x का अवकलन क्या होता है, तो समझ में आया होगा, बिल्कुल सही, sin x हो जाता है। अब जो मान आपने निकाला है ना, उस मान को इसमें रखो, यही तो लिखा, देखो x1 पर फलन का मान चेक करो तो हमारे पास x निकल के आया है, तो हम क्या करेंगे, d2y बटा dx स्क्वायर, जो द्वितीय अवकलज आया है, यही है द्वितीय अवकलज। इस द्वितीय अवकलज को कब चेक करना है, जब x का मान पाई बटा 2 हो, तो रखो इसमें माइनस का साइन इंटू में पाई बटा 2, x की जगह रख देना है। तो जैसे ही आप इसे रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। -1 आने का सिंपल सा मतलब ये नहीं बोल सकते कि ये लेस देन 0 है, समझाते हैं। यहां पर आएगा माइनस का साइन पाई बटा 2, एक्स की जगह पर पाई बटा 2 रखेंगे तो यह आएगा -1। क्या ये 0 से छोटा नहीं है, बिल्कुल छोटा है। तो अगर 0 से छोटा है तो देखो क्या है, 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक होगा, इसका मतलब फलन उस बिंदु पर अधिकतम वैल्यू लेगा। तो x बराबर पाई बटा 2 पर फलन का मान अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। और फलन का मान अगर इस बिंदु पर अधिकतम होगा तो फलन का मान निकालने के लिए कहां जाएंगे, फलन के पास जाएंगे। क्या था फलन, y बराबर साइन एक्स, ये फलन था। तो इस फलन को इधर लाओ, तो y का जो मैक्सिमम मान मिलेगा, कहां से कहां, 0 से पाई के बीच में, तो वो कितना निकल के आएगा, साइन एक्स। एक्स का मान कितना आया है, पाई बटा 2, तो साइन पाई बटा 2 कितना होता है, प्लस का 1 होता है। और आप टेबल से भी जानते हैं साइन अधिकतम मान 1 ले सकता है। तो इस तरह से कोई फलन दिया गया हो तो सबसे पहला काम फलन का अवकलन करो, उसको 0 के बराबर करके जो भी चर है उसके मान निकाल लो, 1 आता है, 2 आता है, 3 जितने मान आए सब निकाल लो। फलन का दोबारा अवकलन करो, वो मान रख रख के चेक करो। अगर किसी पर धनात्मक बना तो फलन निम्निष्ठ बनाएगा, मतलब फलन का मान न्यूनतम होगा वहां। और अगर वो ऋणात्मक बन रहा है तो फलन का मान वहां पर कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा, मतलब अधिकतम मान ले रहा होगा फलन। अगर वो 0 हो गया तो टेस्ट फेल हो जाता है। फिजिक्स में ऐसा नहीं होगा, मैथ अगर आप पढ़ेंगे आगे तो उसमें टेस्ट फेल होता है, फिर हम अगले डेरिवेटिव की तरफ जाते हैं, अगले अवकलन की तरफ जाते हैं, लेकिन फिजिक्स में जो चलेगा वो यही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आपको विधिवत समझ में आई होंगी। यहां पर बात कर लेते हैं, एक उदाहरण और है।
वो हम आपको एज अ होमवर्क दे देते हैं। उदाहरण ये है कि अगर हमारे पास यहां पर एक फलन दे रखा है, या हम फिर बना ही देते हैं, ऐसा कुछ बना देते हैं, ये कोई मान लो रिंग है, या सिंपल कोई दूसरा फलन दे देते हैं ऐसे 2x स्क्वायर, या मान लो चलो 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 ऐसा लिखा गया है, ठीक है। या हम लिख देते हैं 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, ये y का मान दिया गया है। तो फलन का अधिकतम मान कितना होगा? फलन का अधिकतम मान क्या होगा ये बताना है, ये है ऐसा। तो सिंपल इसका हल देखो, एक और आओ कर लेते हैं, क्या कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझा देते हैं। अवकलन करेंगे तो dy बटा dx, अब हम अवकलन थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, समझना। अगर हम 3 को रोक लेंगे, 3 हो गया, जब t क्यूब का अवकलन करेंगे 3 आगे आएगा और ऊपर पावर 2 बचेगी, तो 3 और यहां पर हो जाएगा 3, ऊपर 3 आएगा 9, तो 9t स्क्वायर हो गया, माइनस t स्क्वायर का 2t होता है तो ये बन जाओ 4t बन जाएगा, और प्लस t का होता है 1 तो 3 बन जाएगा, 1 का 0 हो गया, तो अवकलन हो गया। अब चाहते हैं इसको 0 कर दो, चलो तो इसको अगर हम 0 करेंगे तो उच्चष्ट या निम्निष्ठ के लिए क्या करना है, इसको 0 करेंगे तो dy बटा dx को 0 कर दिया। 0 करेंगे तो सिंपल सा मतलब है 9t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बनेगा। यहां से आप t के 2 मान निकालेंगे, एक t1 बराबर कुछ आएगा, t2 बराबर कुछ आएगा, ठीक। उसके बाद इसका दोबारा आप अवकलन करेंगे, तो दोबारा जब अवकलन करेंगे तो ऐसे लिखते हैं d2y बटा dx स्क्वायर। दोबारा अवकलन करो इसका, तो इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो 2 आगे आएगा, 9 दूनी 18, 18 बन जाएगा, t बनेगा, घात 1 बचेगी सिर्फ, और माइनस का 4 बनेगा, t का हो गया 1, इतना मान निकल के आया। अब क्या है, t1 t2 के मान निकाल लेंगे। आप द्विघात समीकरण तो हल करना जानते, पूरा लेक्चर बताया था। अब t1 t2 के मान निकाल लेंगे आप, यहां से t1 का मान कुछ आएगा, t2 का मान कुछ आएगा, वो मान यहां पर आप रख करके चेक करेंगे। जैसे ही मान आप यहां पर रख करके चेक करना शुरू करेंगे तो किसी पर अधिकतम या किसी पर न्यूनतम बन जाएगा, तो सिंपल वे में आप बता पाएंगे कि हाँ उस पर चलो आओ बता ही देते हैं। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा लेकिन चलो, यहां पर अगर हम t का मान निकालेंगे तो t बराबर माइनस बी मतलब 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 का हो जाएगा 16 माइनस 4a, a इंटू में c 3 होगा, 4 9, 1 मिनट, ये क्वेश्चन सेट करने में गड़बड़ हो गई है, यहां पर 1 मिनट रुको, x स्क्वायर माइनस 8x, या फिर मान लो लिख देते हैं 3x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 माइनस 5x प्लस 6। इस क्वेश्चन को ऐसा बदल लो, इस क्वेश्चन को हम बदल लेते हैं, x क्यूब माइनस यहां पर बन जाएगा 5, या फिर हम इसको लिख देते हैं 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ऐसा कोई फलन मान लो लिख दिया गया। इससे थोड़ा ज्यादा अच्छे मान निकल के आएंगे, आओ समझाते हैं कैसे। उसमें अच्छा डाटा नहीं बन रहा था, इसमें आओ देखते हैं। अगर इसका आप अवकलन करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहां एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर होगा, तो हम यहां पर कर देते हैं 1/3, सिंपल। तो ये बन जाएगा 1/3, यहां पर आ जाएगा 3, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 बनेगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, 6 हो जाएगा, और इसका 1 और इसका 0 बनेगा। तो सिंपली आप यहां से देख सकते हैं ये बना एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6, dy बटा dx आ गया। डायरेक्ट हल करना सिखाया था कि अगर dy बाई dx को आप 0 करेंगे तो सिंपली क्या आएगा, यहां से कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 बराबर 0 आएगा। इसके गुणनखंड करो तो 3 और 2 बनेंगे, 3 दूनी 6, और अब क्या करना है, इसमें क्या करना है माइनस,
तो सिंपल इसके गुणनखंड 3 और 2 तो आ गए, तो इसका मतलब होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 2x प्लस 6 बन जाएगा। तो यहां पर ये तो ऐसे डायरेक्ट लिख दिया हमने, क्या हुआ यहां पर 3 और 2 लिख दिया, तो यहां से सिंपली पता चल रहा है कि एक मान 3 आएगा और एक मान 2 आएगा। तो एक मान 3 आएगा, एक मान 2 आएगा, तो फलन किस पर अधिकतम होगा, किस पर न्यूनतम होगा, वो देख लेते हैं। तो 2 मान निकल के तो आ गए, इसका दोबारा अवकलन कर दो, तो कहेंगे d2y बटा dx स्क्वायर बराबर, समझो इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा, 2x बनेगा, माइनस का 5 बनेगा, x का हो जाएगा 1, 6 का 0, इसका मतलब ये आया 2x माइनस का 5। तो चलो d2y बटा dx स्क्वायर चेक करो कब, जब x का मान कितना दिया गया हो, 2 दिया गया हो। तो 2 अगर मान दिया जाएगा तो 2 गुणे 2 माइनस का 5 बोले तो 4 माइनस 1 माइनस का 1 लेस देन 0 बना। इसका मतलब है x बराबर 2 पर फलन का मान कितना होगा, फलन उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट होगा मतलब अधिकतम मान लेगा ये। और अगर बात करें d2y बाई dx स्क्वायर, तो ये x बराबर कितने पर, तो x बराबर 3 पर अगर बात करें तो 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 माइनस 1, तो 3 1 मिनट 2 गुणे 3 माइनस 5 बराबर 1। तो देखो ग्रेटर देन 0, तो यहां x बराबर 3 पर फलन कैसा होगा, फलन उच्चिष्ट ना होकर के निम्नष्ट होगा, निम्नष्ट होगा। तो अधिकतम मान कहां मिलेगा इस फलन का, तो बताएंगे अधिकतम मान मिलेगा x बराबर 2 के ऊपर, और न्यूनतम मान कहां मिलेगा, तो x बराबर 3 के ऊपर न्यूनतम मान मिलेगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये उच्चिष्ट और निम्नष्ट आपको समझ में आए होंगे, कहां कहां पर इसका उपयोग किया जाता है। फिजिक्स में जब कोई फलन बनेगा तो उसका अवकलन करना पड़ेगा, इसी तरह से उच्चिष्ट निम्नष्ट निकाला करेंगे, ठीक, याद रखना, इसका काम आएगा। ठीक, यहां पर हम लोगों ने आंशिक अवकलन की बात किया, ये भी क्लास 12 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर चेन रूल के ऊपर, श्रृंखला नियम के ऊपर कुछ अभ्यास किए, यहां पर कुछ प्रश्न किए, यहां पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनका अभ्यास किया, नियमों का अभ्यास किया। ये जो सूत्र लिखे हैं आपको अपनी कॉपी पर इसे नोट करना है। यहां अवकलन के बारे में समझा, यहां पर फलन की सीमा को समझा हम लोगों ने, यहां पर फलन के बारे में हमने बात किया कि फलन क्या होता है, यहां पर सारी चीजें हमने अवकलन के बारे में कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा डिस्कशन होगा वहां पर हम बात करेंगे एलिमेंट्री इंटीग्रेशन के बारे में, कि छोटे छोटे समाकलन हमें कहां कहां करने पड़ सकते हैं और समाकलन कैसे किया जाता है, उसके सूत्र कैसे काम करते हैं, उनके ऊपर भी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।